나이스 나이스. 개비요. 좋아요. KP 가요. भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार आप क्यों हमारा नेपाल में राजा लेने के लिए फोर्स कर रहा है? हाँ वही आपको भारत में आपको हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकता है, हमारा नेपाल में क्यों फोर्स कर रहा है? हमारा नेपाल का पब्लिक ने जनताओं को नहीं चाहिए राजा। तो क्या भारत ने कराई नेपाल में हिंसा? पीएम ओली का धमाका भारतीय मीडिया को भगाया और भारत में अब क्यों मचा है भूचाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई नेपाल का जो आरोप भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी पर लग रहा है कि नेपाल में हिंसा के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है, तो क्या मोदी सरकार की वजह से नेपाल में हिंसा हुई? आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भागकर कहां निकल गए? आखिर जाने से पहले उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? नेपाल की जनता और नेपाल के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने देश में तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाए, नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए सब कुछ हुआ, लेकिन हम ऐसा नेपाल में होने नहीं देंगे? आखिर नेपाली ये क्यों कहने लगे कि साहब मोदी अपने ही देश में चलाएं, नेपाल में नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? विस्तार से आपको दोस्तों सब कुछ बताते हैं, अंत तक बने रहें। एक एक परतें खोलेंगे और समझिए कि वो कहते हैं ना कि अपने घर के सामने सड़ी गली बदबूदार नाली को तो साफ नहीं कर सकते, लेकिन चलें अमेरिका और इंग्लैंड में वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों को चुनाव जितवाने। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जल्दी से खबर दिखा देता और उसके बाद में विश्लेषण। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। सेना के हेलीकॉप्टर में बैठते हुए नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली देश से भागने की फिराक में है। यानी कि जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इसी सितंबर महीने में भारत का दौरा करने वाले थे, अब उन्हें अपने ही देश में जगह नहीं मिल रही है, वो भी बांग्लादेश के शेख हसीना की तरह भागने की फिराक में है। तो दोस्तों नेपाल की हालत बद से बदतर होने के लिए जिम्मेदार कौन कौन है वो आपको भी बताएंगे, मगर अगला ट्वीट आपको दिखा देते हैं। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि आर्मी हेलीकॉप्टर से भागते ओली के भारत विरोधी बोल के कारण हुआ ये। सत्ता इसलिए खोई क्योंकि अयोध्या में राम जन्म कथा का विरोध किया था, भारत के आगे झुकता तो और कुछ साल रह सकता था, रामद्रोही इसलिए सजा मिली, ये लिखते हैं। यानी कि सारी की सारी जड़ें और सारी की सारी कड़ियां आकर के हिंदू हिंदुत्व और राम से आकर के इसे जोड़ा जा रहा है। आगे सुनिए खबरें। अभी बयान सुन लीजिए। नेपाल से कहा जा रहा है कैसे मोदी के हिंदुत्व और प्रोपेगेंडा का भंडा फोड़ा जा रहा है नेपाल की तरफ से। यह सब कुछ कराने के लिए मोदी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब इस बयान को सुन लीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार आप क्यों हमारा नेपाल में राजा लेने के लिए फोर्स कर रहा है? हाँ वही आपको भारत में आपको हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकता है, हमारा नेपाल में क्यों फोर्स कर रहा है? हमारा नेपाल का पब्लिक ने जनताओं को नहीं चाहिए राजा। राजा तो पहले से मर चुका है, हमारा देश में मर चुका है राजा। अभी तो हम राजा नहीं चाहिए। धर्मनिरपेक्ष प्रांत सरकार, हम लोकतंत्र गणतंत्र देश है हमारा। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमारा नेपाल हिंदुस्तान नहीं है। किरात सभ्यता का एक बौद्ध धर्म मनाने वाला हम धर्म प्राकृतिक पूजक है। हम बौद्ध धर्म मानते हैं, हम भूमि को पूजते हैं, हम पहाड़ को पूजते हैं, हम वो माउंटेन को पूजते हैं हम। यानी कि दोस्तों ये कह रहे हैं खुले शब्दों में कि वो मोदी जो प्रोपेगेंडा फैलाता है, हिंदू मुस्लिम कराता है, ये महिला कह रही है। आपने बयान सुना कि हमें नेपाल में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। आप अपने देश में हिंदू राष्ट्र कर नहीं पाए तो नेपाल में जबरन हिंदू राष्ट्र कराने की साजिश रच रहे हो। नेपाल को इस स्थिति में लाकर के छोड़ दिया है। अगली खबर तो भारत से बीजेपी नेता की वाकई जहरीली है दोस्तों, कि अभी तक जो नेपाल भारत के ऊपर मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा था, हमने आपको बयान भी सुनवाया, हमने आपको खबर भी दिखाई, मगर अब खबर देख लीजिए। वो कहते हैं ना कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता संघ से जुड़े हुए लोग नेहरू और गांधी परिवार को ना कोस लें, हर चीज के लिए जिम्मेदार ना बता लें, तब तक उनके मन में संतुष्टि नहीं आती। ये बीजेपी के नेता हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी।
क्या कहते हैं? नेपाल की हिंसा के लिए जिम्मेदार कांग्रेस को बताते हैं। जिस यूजर ने लिखा है वो लिखते हैं कि सम्राट चौधरी जो इतना गोबर और मूत्र का सेवन क्यों कर लेते हैं, पता नहीं क्या चीज का नशा करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नेपाल मुद्दे पर कहा यह सब कांग्रेस की वजह से हो रहा है। आज अगर नेपाल भारत का पार्ट होता तो यह अराजकता नहीं होती। इन जैसे नेताओं ने ही इतिहास के नमकीन भोज कर रखा है। इन्हें हर घटना के पीछे नेहरू और कांग्रेस जिम्मेदार लगती है। दोस्तों, ये स्थिति है संसद से लेकर सड़क तक। भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोग इसी अंदाज में, इसी तरीके से सब कुछ, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि इतिहास क्या है। अभी जो घटना घट रही है, मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं, अगले पल के लिए, अगले क्षण के लिए इतिहास हो जाएगा। यानी कि जो भविष्य, जो बीते वक्त में जो कुछ भी हुआ, अब इस घटना को आप जिस तरीके से चाहे डिस्क्राइब कराएं 50-100 वर्षों के बाद में, आज की घटना जो कुछ हुई, आपके दौर में जो कुछ हुआ, ऑपरेशन सिंदूर आपके सामने घटा, लेकिन 50 साल बाद में जब इतिहास लिखा जाएगा, जब भी लिखा जाएगा, उस ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ लोग लिखेंगे कि सरकार कैसे वहां पर झुकी और सरकार ने बीच में बंद कर दिया। तो कुछ लोग महिमा वंदन करेंगे कि सरकार ने घुस करके मारा, इतने चीज़ों को तबाह किया, आतंक के ठिकानों को तबाह किया और सरकार की बल्ले बल्ले होती रही। तो दोस्तों, इतिहास को अपने अपने नज़रिए से, लेकिन जो निष्पक्ष इतिहासकार हैं उसको पढ़ना। इसलिए मैं कहता हूं कूड़ा मत पढ़िए, किताबें पढ़ने का शौक ज़रूर रखें, इंटरनेट पर चीज़ों को सर्च करें ज़रूर, मगर कूड़ा चीज़ों को मत पढ़ें। सर्च करने पहले ऑथेंटिक क्या है या उसके हर पहलू को पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि सत्य क्या है, सच क्या है। मगर मौजूदा वक्त में जिस तरीके से सत्ता पक्ष जिस अंदाज में भक्तों की एक पूरी जमात खड़ी कर रहा है कि सिर्फ उनके मन में, उनके दिमाग में कूड़ा डाला जा रहा है, जिसे बहुत सारे पत्रकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, कहते हैं, तो एक पक्षीय चीज़ इतिहास को किस तौर पर बदल करके महज अपनी चुनावी राजनीति के फायदे के लिए तथ्यों को मिटाया जा रहा है। लेकिन इतिहास तो इतिहास होता है। आप बदल डालिए एनसीईआरटी की किताबें, आप बदल डालिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस, इतिहास बदल नहीं सकता। इतिहास वही रहेगा जो सत्य रहेगा। उसका नैरेटिव आप बदल दोगे, लेकिन दोस्तों हर ज़माने में, हर वक्त में लोग सच की खोज में रहे हैं। खैर, तो ऐसी स्थिति जहां पर नेपाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, नेपाली उसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। मगर भारतीय मीडिया लिखता क्या है दोस्तों? क्यों? क्योंकि उसका कारण है, भारतीय मीडिया ने जो लिखा उससे भी वो लोग नाराज हैं। हमने आपको दिखाया एक दिन पहले कि कैसे भारतीय गोदी मीडिया को दौड़ा दौड़ा करके जुलूस निकाला। आप देख लीजिए, एक अखबार है और इसी अखबार का विरोध एक वक्त में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया था। यह अखबार की कटिंग आपके सामने, उसकी हेडलाइन है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र मांगा जा रहा है। अखबार का नाम आपको सामने दिख रहा है, दैनिक जागरण है, कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र मांगा जा रहा है। मगर दोस्तों, क्या वाकई नेपाल में हिंदू राष्ट्र मांगा जा रहा है? नेपाल राजशाही से ही तो पीड़ित था। जिस राजशाही से बमुश्किल निकला, 2008 से लेकर के अब तक जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं चलती रहीं, नेपाली ये कहते हैं कि हम खुश हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में, हमें नहीं चाहिए हिंदुत्व वाला राज्य, अपने देश में करें मोदी। मगर यहाँ का मोदी गोदी मीडिया जो अंदाज में लिखता है, इसीलिए वहाँ पर जब भारतीय गोदी मीडिया वहाँ जाती है तो वहाँ उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। हमने तस्वीरें आज भी दिखाई हैं किस तौर पर एक बड़े चैनल का पत्रकार वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा है, चारों तरफ से लोग घेर करके उसके आगे पीछे थाली बजा रहे हैं, गो बैक के नारे लगा रहे हैं। अब दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि ग्रॉक ने क्या कहा, जरूर सुनना चाहिए। लिखता है, नमस्ते, नेपाल में सितंबर 2025 के युवा विरोध मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्रतिबंध, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, बेरोजगारी के खिलाफ है, जिससे उन मौतें जितनी बेतहाशा हुई, पीएम ओली का इस्तीफा हुआ। कुछ भारतीय स्रोत हिंदू राष्ट्र की मांग का जिक्र करते हैं। ग्रोक कहता है कि भारतीय स्रोत हिंदू राष्ट्र की मांग का जिक्र करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये अब तक जानकारी आई कि भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ का विद्रोह रहा है, जिसमें इतनी मौतें हुई, ओली का इस्तीफा हुआ। अब दोस्तों, जिस अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, CNN, BBC, रॉयटर्स इसे मुख्य फोकस नहीं मानते। यालक प्रो
मोनार्की विरोध से जुड़ा लगता है, आंदोलन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से सीधे जुड़ा है। ये आर्थिक असमानता पर गुस्सा जता रहे हैं। कौन लिख रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लिख रही है। CNN IBN नहीं हो जो यहां पर अंबानी वाला है। CNN अंतर्राष्ट्रीय चैनल, BBC, रॉयटर्स जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। अब दोस्तों आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और निष्पक्ष काफी हद तक, वैसे तो निष्पक्ष पूर्ण रूप से कोई भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बड़ी बेबाकी से इस बात को आपके सामने रखूं कि मीडिया का कभी कोई गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा रहा ही नहीं है जब 100% पूर्ण रूप से सत्य रही हो। झुकाव रहा है, मगर वो झुकाव कितना रहा है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप देखें 2014 से पहले, तब भी मीडिया पर एक दबाव था, तब भी हम रिपोर्टिंग करते थे, हम अपनी खबरों को परोसते थे, तब भी मैं डिबेट करता था, तब भी मैं अपनी बातों को रखता था। दबाव आता था लेकिन उस अंदाज का नहीं। 2014 के बाद से लिटरली मैं आपके सामने इस बात को रिवील करता हूं, मुझे कई बार मेरे डिबेट शो के ख़त्म होने के बाद मुझे कहा गया बॉस से कि भाई इतना हार्ड मत जाइए सत्ता पक्ष के खिलाफ। यही स्थिति है। अभी हाल में आपने देखा एक बड़े पत्रकार अडानी समूह के ग्रुप के मीडिया हाउस के, वो कहते हैं कि हाँ हम हैं गोदी मीडिया, हमें बनना पड़ता है क्योंकि हमें पैसे चाहिए, पैसे 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 पैसे, क्योंकि सरकार से ऐड आता है, हमारा पेट पलता है। तो फिर तो आप कहेंगे कि वैश्यावृत्ति भी जायज़ है। आप कहेंगे कि साहब जहां पर जिस अंदाज में ड्रग्स स्मगलिंग, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, सुपारी किलिंग हो रही है पैसा लेकर के, वो सब भी जायज़ है क्योंकि आपका उसका घर चलता है। गजब अंदाज है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि इंसान की पहचान उसके फैसलों से होती है, ख़ास तौर पर तब जब वो बहुत अच्छे वक्त में होता है वो करता क्या है, और ख़ास तौर पर तब वो जो बहुत बुरे वक्त में होता है वो करता क्या है। इसीलिए इस बात की आड़ में नहीं छुपा जा सकता कि सरकार ऐड देती है, पैसा देती है इसलिए सरकार के हिसाब से चला, नहीं, क्योंकि आपकी मानसिकता भी वही हो चुकी है कि आप अपने धर्म को, मीडिया धर्म को निभाने के बजाय एक पक्ष की, सत्ता पक्ष की तरफ से उसका एजेंडा पूरा करते हैं। और इसी एजेंडे के तहत जो कुछ चीज़ें लिखी जा रही हैं, जो भारतीय पत्रकार नेपाल में जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग आक्रोशित होकर के और ज़्यादा उनके खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं। मगर जिस अंदाज में ये सीधे सीधे बयान वहाँ के आए, मैंने आपको साउंड बाइट सुनवाया कि किस तौर पर वो कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, मोदी अपने देश में तो कर नहीं पाए, नेपाल में कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे के सारे आरोप, और भारतीय मीडिया जिस अंदाज में लिख रहा है कि वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की डिमांड हो रही है, गुस्सा इसलिए वहाँ पर है। इसलिए पूछा जा रहा है कि नेपाल में हिंसा की जिम्मेदारी क्या मोदी सरकार की है, क्या भारत की है? हम तो ऐसा कतई नहीं मानते हैं, न ऐसा कभी सोचते हैं कि हमारा देश किसी दूसरे देश में इस किस्म की कोई भी गलत चीज़ कराने की साजिश रच सकता है, क्योंकि हम अमन शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन अगर राजनीतिक हित के लिए किसी ने सोचा, किसी ने किया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहरहाल ये सब जांच का विषय है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।